वेलकम टू इतिशा क्लासेस। आज का चैप्टर है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अर्थात प्रतिबल और विकृति। जैसा कि आज हम लोग जानते हैं स्ट्रेस, आज दुनिया में स्ट्रेस की कितनी वैल्यू है आप सभी जानते होंगे। प्रेशर हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रेशर का मतलब है फोर्स अपॉन एरिया। इसमें प्रेशर के लिए जो आपका फोर्स होता है एक्सटर्नल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जबकि यहाँ हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्रतिबल यानी स्ट्रेस। The internal resistive force to external load per unit area is called stress। यानी आपका प्रतिबल जो होता है जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाया जाता है तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार एक आंतरिक विरोध बल सेटअप हो जाता है। तो आंतरिक विरोध बल और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो प्रतिबल कहलाता है। आप देख सकते हैं प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोध बल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। फिगर में जैसा कि दिखाया गया है, ये एक प्रकार का रड है। रड पे हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, दोनों तरफ फोर्स लगाते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में विरोध करने वाला एक बल आंतरिक बल सेटअप हो जाता है। यही आंतरिक बल और इसके एरिया का जो अनुपात होता है आपका स्ट्रेस कहलाता है, यानी प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल को हम सिग्मा द्वारा डिनोट करते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं सिग्मा बराबर एफ अपॉन ए। एफ यानी फोर्स अपॉन एरिया, अर्थात सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है और सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। जब एरिया का मान हम घटाएंगे तो स्ट्रेस का मान बढ़ेगा। आजकल हमें साइकोलॉजिकली देखेंगे हमारा दिमाग बहुत छोटा होता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम होगा यानी स्ट्रेस उसमें उतना ही ज़्यादा होगा। इसी प्रकार रड में हम देख सकते हैं जिसमें इसका क्रॉस सेक्शनल जितना कम होगा उस पर लगने वाला स्ट्रेस का मान उतना ही ज़्यादा होता है। यानी देखिए जब किसी रड पर कोई बाह्य बल P लगाते हैं तो न्यूटन लॉ ऑफ थर्ड नियम के अनुसार इसमें विरोध करने वाला एक आंतरिक बल उत्पन्न हो जाता है। हाँ, अब इसकी इकाई के बारे में बात करेंगे। इकाई क्या है? प्रतिबल बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ऐसा यूनिट में बात करें, बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। अन्य मात्रकों में देखें डेराइव्ड यूनिट में केजीए प्रति मीटर स्क्वायर, केजी प्रति मीटर स्क्वायर, केजी प्रति mm स्क्वायर भी हो सकता है। एक केजी एफ में होता है 9.81 न्यूटन, या मिसिंग एफ एक केजी एफ में होता है 9.81 न्यूटन। तो आइए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस दो प्रकार के हैं। ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं लेकिन हम मुख्यतः दो के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा और जो भी है उसका चर्चा करेंगे। तो देखिए ये एक फिगर हमने रड लिया है। रड पे दोनों तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाएंगे तो इसके अंदर की ओर एक आंतरिक बल, इसके अपोजिट पी के अपोजिट एक आंतरिक बल सेटअप हो जाता है, वो भी सेम एक्सिस पर होता है। तो आपका जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है सम एक्सिस पर और अपोजिट दिशा में लगने वाले बल और क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है। इसमें लंबाई में वृद्धि होती है इस बल को लगाने से, यानी इसमें लंबाई में वृद्धि होती है। नेचर इस फोर्स का होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या मतलब है? संपीड़न प्रतिबल। इसमें दो फोर्सों को एक अक्ष पे ही लगाया जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है, लेकिन इसमें जो होता है इसकी लंबाई में कमी होती है। तो देख रहे हैं जैसा फिगर में जब हम P लगा रहे थे, इस P के अंदर की ओर लग रहा है, इसके बाह्य बल F आंतरिक सेटअप बल है जो P का अपोज कर रहा है। यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस बराबर होता है कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया। दोनों में अपोजिट सेम एक्सिस होता है लेकिन नेचर दोनों का अलग है। एक में लंबाई की वृद्धि होती है, एक में लंबाई की में कमी होती है। तो आइए एग्जांपल देखें। यानी टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है? जैसे ब्रेक रड में, क्रेन रोप में, नट और बोल्ट को जब हम टाइट करते हैं तो वहाँ पे आपका टेंसाइल स्ट्रेस लगता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ कहाँ लगता है? एग्जाम्पल में देख ले, जब क्लच इंगेज होता है, क्लच में जब इंगेज होता है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है। जब वाल्व ओपन करते हैं तो पुश रड में कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होता है। इस तरह से हमने देखा कि टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस में अंतर भी क्या है और इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अगला स्ट्रेस है शियर स्ट्रेस।
आप ये फिगर में देख रहे हैं, 2 रड को हमने इस तरह से लॉक किया है। अब यहाँ पर दोनों एक्सिस अलग अलग पर P बल अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं इस सेक्शन पे शियर फोर्स पैदा होगा, और शियर फोर्स और एरिया का अनुपात जो होगा शियर स्ट्रेस होगा, जिसे हिंदी में कर्तन प्रतिबल कहते हैं। ये जो फोर्स लगता है टेंजेंशियल फोर्स लगता है, ये टेंजेंशियल फोर्स होता है और डिफरेंट एक्सिस पर लगता है। आप देख रहे हैं ये डिफरेंट एक्सिस पर लग रहा है, बट फोर्स का वैल्यू जो होता है समान होता है। आप रिबेट के कंडीशन में ये उदाहरण ले सकते हैं। ये नेक्स्ट हम बात करें अन्य जो आपका स्ट्रेस है, टॉर्सनल स्ट्रेस, जिसको हिंदी में कहते हैं मरोड़न प्रतिबल। आप जैसे कपड़ा मोड़ते होंगे, जब कोई कपड़ा मोड़ते हैं तो एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज, सेम रड होता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज में हम उसको घुमाते हैं, तब वहाँ पर जो स्ट्रेस पैदा होता है वो होता है टॉर्सनल स्ट्रेस। टॉर्सनल स्ट्रेस कहाँ आता है? जहाँ भी हम शाफ्ट का प्रयोग करते हैं वहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेस पैदा होता है। जैसे क्रैंक शाफ्ट हो गया, प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, रियर एक्सल हो गया, गियर बॉक्स का शाफ्ट हो गया, सब जगह पे आपका यानी टॉर्सनल स्ट्रेस पैदा होता है, मरोड़ना प्रतिबल जिसको हिंदी में कहते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करें, स्ट्रेन क्या होता है, जिसको हिंदी में विकृति कहते हैं। तो रेशियो बिटवीन चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, यानी जब हम किसी पिंड पर एक अपोजिट, दोनों देख रहे हैं, दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो इसके लंबाई में वृद्धि होती है। सामान्यतः जैसे एक स्प्रिंग लेता है, हम स्प्रिंग लेंगे, दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसका ओरिजिनल लेंथ से उसकी जो ओरिजिनल लेंथ होगी कुछ न कुछ बढ़ेगी। तो आप इस फिगर में देख रहे हैं ओरिजिनल लेंथ L है, जब दोनों डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया तो ये बढ़कर CD पहुंचा। पहले ओरिजिनल AB था L, अब ये बढ़ करके CD हो गया। तो इसका स्ट्रेन यानी होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आप देख रहे हैं फिगर में, यहाँ हम L1 ले लेते हैं आसानी के लिए, तो L1 माइनस L अपॉन L, डेल L अपॉन L, तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं स्ट्रेन, यानी डेल L अपॉन L, यानी चेंज इन लेंथ बटा L। इसका नो यूनिट, चूँकि दोनों का लंबाई का मात्रक समान है इसलिए दोनों कट जाएगा, जिसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब हुक्स लॉ की बात करें, इसी पर आधारित है हुक्स लॉ। प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, कब? प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। आप यहाँ देख रहे हैं सिग्मा और रो, जिसको कह रहा है सिग्मा और रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सिग्मा और रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल को बराबर करने के लिए हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनल लेते हैं, जिसे E से डिनोट कर रहे हैं। E को इलास्टिक कांस्टेंट, यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। E इक्वल टू होता है प्रतिबल अपॉन विकृति। आप देख रहे हैं E बटा सिग्मा अपॉन रो कह रहे हैं। अब सामान्यतः जो होता है सिग्मा का वैल्यू जो होता है, सिग्मा जो वैल्यू हम लेते हैं माइल्ड स्टील के लिए 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm² होता है। तो आइए हम देख लेते हैं। अब माइल्ड स्टील का स्ट्रेन कर्व हमेशा पूछता है, स्ट्रेन और स्ट्रेस का कर्व होता है, तो हम वर्टिकल पे स्ट्रेस लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्ट्रेन लेते हैं। अब इस कर्व में देख रहे हैं हमने पॉइंट A, B, C, D, E और F डिनोट किया। तो A को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, B पॉइंट को हम कहते हैं इलास्टिक पॉइंट या इलास्टिक लिमिट, C और C आप पॉइंट देख रहे हैं अपर यील्ड पॉइंट है और C लोअर यील्ड पॉइंट है। CD यहाँ से यहाँ ये पॉइंट देख रहे हैं यील्ड प्लेटू कहलाता है, और E जो कहलाता है अल्टीमेट पॉइंट कहलाता है। DE कहलाता है, DE यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये स्ट्रेन हार्डनिंग है और ये फ्रैक्चर है। यहाँ के बाद आपका मटेरियल फेल्योर हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम विशेष चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। स्टे होम, सेफ होम।